हाँ जी अजीज दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम जिस पोएम को ले रहे हैं उसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जी हाँ, फ्लेमिंगो पुस्तक है, क्लास 12 है और आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आज हम इस पुस्तक में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स की एक पोएम है, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के साथ साथ में हम इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपने इस चैनल को, जिसको आप लाइक कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, पहले अपन बात कर रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। तो सबसे पहले हम जॉन कीट्स की बात कर लेते हैं। जॉन कीट्स जो है ये 19वीं सदी का, जी हाँ, इसकी मृत्यु जो 1821 में हुई, 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी के जो सेकंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट्स थे, उस कैटेगरी में इनका बहुत एक अच्छा मुकाम हुआ करता था। काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म जो है 1795 में हुआ था और मृत्यु जो है 1821 में हो गई थी। ये टीबी नामक बीमारी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, उस बीमारी से ग्रसित थे और इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई। इनके मित्र थे पीबी शैली, नाम तो आपने सुना ही होगा। पीबी शैली ने इनकी मृत्यु के ऊपर अडोनिस नाम से एक बहुत ही खूबसूरत जो है एलिजी भी लिखी थी 1821 में। तो हम इनकी बात कर लेते हैं पहले फटाफट से, ज़्यादा वक्त इसमें लगाएंगे नहीं अपन। तो जॉन कीट्स जो है, इनका जन्म 1795 में हुआ, 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से कुल मिलाकर के ये लगभग 24 साल जो है इनकी जीवन यात्रा रहती है। 1795 से 1821, लगभग 24 वर्ष इनका जीवन काल रहा। एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे ये। तो अब ये देखिए, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ये अपने काम की चीज है। इसको अपन एक्सप्लेनेशन पार्ट में, रेफरेंस में इसको इंक्लूड कर लेंगे अपन, ठीक है। यद्यपि कीट्स शल्य चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित हुए, यानी आज के दौर की बात करें तो ये मान लीजिए पीएमटी पास करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर बनने वाले थे। लेकिन इनका मन भैया डॉक्टरी में लगना नहीं था, तो ये क्या बन गए, पोइट बन गए, ठीक है। किंतु इन्होंने स्वयं को पूरी तरह से काव्य को समर्पित कर दिया, अपने आप को पोइट्री के हवाले कर दिया, लिटरेचर के हवाले कर दिया। और पाठकों को प्रभावित और प्रसन्न कर देने का कीट्स का राज था। उनकी दुनिया को अनुभव करने की प्रतिभा तथा अपनी मनोदशाओं तथा आकांक्षाओं को भाषा के रूप में जी लेने की क्षमता। इसको आप देखिए, मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में आपको बताता हूं। आप जॉन कीट्स की किसी भी आप पोएम को उठा करके पढ़ लीजिए। उनके द्वारा एक पोएम लिखी गई थी, नाम था ओड टू ऑटम, जो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बेस्ट ओड कही जाती है। उसको आप पढ़ लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिए। आप अपनी सेंसेस, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, जो आपकी इंद्रियां जो होती हैं, जिनके माध्यम से आप अपने शरीर को बाह्य ज्ञान का अनुभव करवाते हैं, वो सारी की सारी इंद्रियां जो है, उनमें से कुछ एक इंद्रियां आपकी क्या हो जाती है, जागृत हो जाती हैं। आपकी सेंसेस क्या हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो ये इस ख्याल से, ये इतने बेहतरीन तरीके से बाहरी दुनिया का अनुभव करके उसे भाषा के माध्यम से इतने सशक्त तरीके से आपके सामने व्यक्त करते हैं कि आप अपनी सेंसेस के माध्यम से उसको महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए कीट्स जो है उसको एक और नाम दिया जाता है और वह है आपका सेंसुअस पोएट। जी हाँ, कीट्स को क्या कहा जाता है, सेंसुअस पोएट कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये प्रस्तुत अंश जो है उनकी कविता एंडीमियोन से लिया गया है। एंडीमियोन काफी इनकी चर्चित पुस्तक थी, पोएम थी। तो एंडीमियोन ए पोइटिक रोमांस, इसका पूरा नाम है एंडीमियोन ए पोइटिक रोमांस। इससे ये पोएम जो है ली गई है। यानी आप कह सकते हैं जो हमें सिलेबस में जो पोएम दी गई है वो अपने आप में कंप्लीट पोएम नहीं है। ये एक बड़ी सी पोएम जिसका शीर्षक है एंडीमियोन, उसका एक छोटा सा अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है, टुकड़ा है, ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। तो यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। यूनानी मतलब ग्रीक, पौराणिक कथा यानी कोई मैथोलॉजी।
तो एक ग्रीक माइथोलॉजी जो है उस पर ये आधारित है, जिसमें एक एंडीमन नाम का क्या होता है, एक शेफर्ड होता है, एक गडरिया होता है, युवा, खूबसूरत, हैंडसम, ठीक है। तो उसके विजन में, उसके सपनों में सिंथिया जो कि चंद्रमा की देवी है, गॉडेस ऑफ मून, वो आती है। अब ये गडरिया कहाँ रहता है, लैटमोस नामक एक पहाड़ है उस पर रहता है। इसके सपने में कौन आती है, सिंथिया। मैं यहां लिख देता हूं, सिंथिया जो कि गॉडेस ऑफ मून है, ये के इसके ख्वाब में आती है। अब उसको देख करके, सपनों में देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है, उससे प्रेम करने लग जाता है, और अपने प्रेम की तलाश में, यानी सिंथिया की तलाश में, ये जमीन आसमान एक कर देता है, और उसको तलाश करते करते जंगलों में भटकता है, और फिर समुद्र के भी नीचे चला जाता है। तो ये इस पोएम में बताया गया है। अब जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में कुछ ना कुछ कोई डीप मीनिंग भी होता है। तो यहाँ पर डीप मीनिंग क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पोएम स्टार्ट होती है, पोएम के अंदर हम उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड अभी मैंने आपको मुंह ज़ुबानी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार इंग्लिश में इसको बोल देता हूं आपके सामने कि द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है, इन विच एंडीमियन जो कि क्या है, एक हैंडसम यंग शेफर्ड है। एंडीमियन क्या है, शेफर्ड है, एंड पोएट, और साथ में कवि भी है, who lived on Mount Latmus, जो माउंट लेटमस नामक पर्वत पे रहता है, had a vision of Cynthia, और से सिंथिया का ख्वाब आता है। सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस है। द एन्चांटेड, एन्चांटेड का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित। द एन्चांटेड यूथ, अब ये जो युवा गडरिया जो है, रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना। टू सीक हर आउट, सीक आउट का मतलब ढूंढ निकालना। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, तो उस सिंथिया से आकर्षित होकर के कि मुझे सिंथिया चाहिए, तो सिंथिया की तलाश में ये जंगलों में भटकता है और आखिरकार समुद्र के नीचे भी चला जाता है, पाताल लोक की सैर कर जाता है वही सब, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया की बात करें, अब इस पोएम के पीछे भाव क्या है उसकी बात करें तो देखिएगा कि ब्यूटी इज अ हेवनली टॉनिक, टॉनिक का मतलब ड्रिंक। तो ब्यूटी, सौंदर्य जो है एक दैवीय ड्रिंक है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, ये एक अनंत, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, फाउंटेन यानी स्रोत, ऑफ नेक्टर यानी अमृत। तो एक प्रकार से सौंदर्य जो होता है यह एक अनंत स्रोत है अमृत का। सौंदर्य की तुलना किससे करी है, अमृत से करी है। अब अमृत पान यदि आप करोगे तो आप तो सदैव ही क्या रहोगे भैया, जीवित रहोगे, कभी मरोगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सौंदर्य जो है वो अमृत की तरह से है, आपको हमेशा खुशी देता है। सो दिस ब्यूटी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ये सौंदर्य जो है ये अलग अलग प्रकार में आपके सामने आता है। अब सौंदर्य का मतलब कोई सुंदर स्त्री से ही नहीं होता है, ठीक है। ये प्रकृति की सुंदरता भी हो सकती है, ये भावों की, विचारों की सुंदरता भी हो सकती है। तो कहता है सौंदर्य जो है आपके सामने कई रूपों में आपके सामने आता है। ए टेल, एक कहानी के रूप में आ सकता है, ए पोएम, एक कविता के रूप में, ए प्ले, एक नाटक के रूप में, ए लवली ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति की किसी खूबसूरत वस्तु के तौर पे, और द हेवनली बॉडीज, और ये हेवनली बॉडीज के रूप में भी आ सकता है। अब ये हेवनली बॉडीज यहां पर कौन है, यहां पर ये सिंथिया है जिसकी तलाश में अपना हीरो, जी हाँ एंडीमियन जो है जिसकी तलाश में जाता है। तो सिंथिया क्या है, हेवनली बॉडीज है। अरे भैया इस धरती की तो है नहीं, ठीक है, ये तो स्वर्ग से आई हुई है, तो ये क्या आपके लिए हेवनली बॉडीज से है। तो कहता है खूबसूरती जो है उसके काफी तरह के रूप हो सकते हैं, वो कहानी भी हो सकती है, कविता भी हो सकती है, नाटक भी हो सकती है, प्राकृतिक सुंदरता भी हो सकती है, और सिंथिया की तरह से कोई हेवनली बॉडीज भी हो सकती है। इट सूद्स, ये इट का मतलब सौंदर्य, ये सुंदरता जो है, सौंदर्य जो है, सूट्स आवर स्पिरिट्स, ये हमारी आत्माओं को शांति देता है, राहत देता है, एंड गिव्स अस गुड हेल्थ, हमें अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, साउंड स्लीप, अच्छी नींद देता है, एंड मेंटल पीस, और सबसे बड़ी चीज हमें मानसिक शांति देता है। दैट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में यदि कोई सौंदर्यपूर्ण वस्तु या व्यक्ति हो
तो ये आपको क्या करता है, बहुत ही आपकी आत्मा को राहत पहुंचाता है, आपको अच्छा महसूस करवाता है, आप स्वस्थ रहते हैं, अच्छी नींद आती है और मानसिक तौर पर आपके पास शांति रहती है। इट रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स, ये हमारे जिंदगियों से हमारे जो दुख हैं उनको गायब कर देता है। एंड गिव्स एन एवरलास्टिंग जॉय, और हमें खुशी देता है। और वो खुशी कैसी होती है, एवरलास्टिंग होती है। जी हाँ, कैसी होती है, एवरलास्टिंग होती है। जैसा कि इस पोएम की जो पहली पंक्ति है, ठीक है, आप अपनी चाहे बुक खोल लीजिए, उसमें आप देखिएगा पहली पंक्ति क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, यहां पर यही कहा गया है कि जो खूबसूरत वस्तु जो होती है वो हमेशा ही हमें क्या देती है, खुशी देती है। अर्थात वो सौंदर्य जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। अर्थात अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब अ ब्यूटीफुल थिंग, इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय का मतलब खुशी, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो वो हमेशा के लिए हमें क्या देती है, खुशी देती है। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी अब मैं जरा आपको इसकी हिंदी में समरी जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। साथ साथ में मैं इंग्लिश में पोएम भी थोड़ा पढ़ दूं तो मेरे ख्याल ज्यादा सही रहेगा। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका मतलब हुआ एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीसेस, और इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, ठीक है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अर्थात यह कभी फीकी नहीं पड़ती है, यह कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती है। कौन, सौंदर्य, ठीक है। जो वस्तु सुंदर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये तो हमें एक शांत आश्रय स्थल देती है। कौन, सुंदरता। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए एक शांत कुंज की तरह से, और ये हमें शांति तथा मधुर सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। हम पृथ्वी की सुंदरता से जुड़े हुए भी हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो शब्द का मतलब टुमारो, वी आर वी रीडिंग, वी आर नहीं होगा, आर वी है इसमें, आप पोएम में साथ साथ में चेक कर सकते हैं। आर वी रीडिंग a flowery band to bind us to the earth, इसका मतलब है कि हम पृथ्वी की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम किससे जुड़े हुए हैं, पृथ्वी की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, और स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. That means हम द्वेष और निराशा से पीड़ित रहते हैं। हमारे भीतर अच्छे मानवीय गुणों और श्रेष्ठ नेक स्वभाव की कमी है। हमारे कुछ उदासी भरे दिन भी आते हैं, और ये सभी चीजें जीवन को क्या कर देती हैं, उदास बना देती हैं। हम अस्वस्थ तथा बुरे तरीके भी विकसित कर लेते हैं जो हमारे कष्टों और दुखों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, कि अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम इस धरती से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, कि निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अर्थात जो मानवीय अमानवीय गुण हैं, ठीक है, उनके बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक है, अर्थात जो नोबल नेचर है, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण हैं, उनके अभावों के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे जो दुख भरे दिन हैं उनके बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, तमाम तरह के अस्वस्थकारी और अंधेरे रास्ते जो हमने अपना लिए हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमने तलाश करके हमने अपने लिए ढूंढ लिए हैं, बना लिए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कि हमारे पास जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ सौंदर्यपूर्ण जरूर होता है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, अर्थात कुछ सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं जरूर होती हैं। मूव्स अवे द पाल, पाल शब्द क्या है, पाल का मतलब होता है जहाज के ऊपर जो पतवार लगी रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से जहाज आगे बढ़ता है, तो उसके लिए कह रहा है मूव्स अवे द पाल
ठीक है, तो वो सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं जो है वो उस पाल का काम करती है और हमारे इस जिंदगी की नैया को आगे बढ़ाती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारी आत्माएं जो कि बहुत ही दुखों से घिरी पड़ी हैं, ठीक है, उनसे ये दुखपूर्ण जो परिस्थितियां हैं उनको ये दूर करती हैं। तो इन सभी कष्टों के बावजूद कुछ सुंदर वस्तुएं हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो हृदय है, ठीक है, वहां से जो उदासी की भावनाएं हैं उनके आवरण को हटा देती हैं। प्रकृति की सभी सुंदर वस्तुएं, जी हां, ये कहता प्रकृति की सभी सुंदर वस्तुएं, अब जैसे पोएम में आप देखिए, सच द सन द मून, तो कहता प्रकृति की सभी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, हमें खुशियां देती हैं। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई, एक बार आवाज सुन पा रहे हैं आप पे? तो इन सभी कष्टों के बावजूद कुछ सुंदर वस्तुएं हमारी अंतरात्मा को, अर्थात हमारे हृदय को, जो कि उदासी की भावना से भरा पड़ा है, ठीक है, तो उस उदासी की भावनाओं के जो आवरण है उसको ये हटा देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ये हटा देता है। तो प्रकृति की सभी सुंदर वस्तुएं मानवता के लिए क्या है, एक वरदान है। अब कहता है सच द सन द मून, कि जिस तरह से सूर्य है, जिस तरह से चंद्रमा है, ये क्या करते हैं, ये भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और ये भी हमारे जिंदगी में छाए हुए दुख, अंधेरे, उनको ये हटा देता है। तो सूर्य, चंद्रमा, ठीक, इनके अलावा फॉर सिंपल शीप, जो सामान्य भेड़े हैं, एंड सच आर डैफोडिल्स, यहाँ तक कि जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो भी क्या हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, और ये भी हमारे जीवन से इन अंधेरों को दूर करते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब जंगल, जिन जंगलात में ये रहते हैं अर्थात ये उगते हैं, ठीक है, वहाँ रह कर के भी ये हमारे जीवन के कष्टों को, हमारे जीवन के दुखों को ये दूर करते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है सरिताएं, नदियाँ, और साफ स्वच्छ बहने वाली नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो क्या करती है, इन फूलों के गुच्छों के नीचे, घास के नीचे से बहती है, जैसे मान लो अपने लिए स्वयं क्या कर रही है, ठंडक का इंतजाम कर रही है। गेंस्ट द हॉट सीजन, अर्थात सूरज जो कि गर्म ऋतु में, गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में चमकता है, तो इस पानी की सरिताएं जो हैं वो भी क्या करती हैं, अपने लिए थोड़ा सा इंतजाम करती हैं छाया का, और ये भी जो दृश्य है सौंदर्यपूर्ण है, और ये भी हमारे जीवन से दुखों को दूर करता है। द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, देखिए पहले हिंदी में देख लें बीच बीच में, तो सूर्य, चंद्रमा, पुराने तथा नए वृक्ष सभी प्रसन्नता के क्या हैं, स्रोत हैं। ये सरल भेड़ों के लिए छायादार आश्रय स्थल करती हैं, अर्थात ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, भेड़ों के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं, अर्थात भेड़ों के दुख दर्द को दूर करते हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से क्या है, ये वरदान है। डैफोडिल के फूल जो है हरियाली के बीच में खिलते हैं, अर्थात जंगलों में खिलते हैं। स्वच्छ पानी की सरिताएं अर्थात नदियां स्वयं को गर्मी की ऋतु से बचाने के लिए झाड़ियों को ठंडा आश्रय बना लेती हैं। तो ये झाड़ियां, हरे भरे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, इनके लिए एक आशीर्वाद का काम कर रहे हैं, इनके लिए आश्रय स्थल का काम कर रहे हैं, तो अर्थात इनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। जंगल के मध्य में झाड़ियां उगी हुई हैं, अर्थात द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि बीच जंगल के अंदर गुलाब के जो फूलों की झाड़ियां खिली हुई हैं, और वे सुंदर खिले हुए कुंजों के फूलों से अधिक सुंदर और भव्य बनी हुई है। और ये गुलाब के फूलों की झाड़ियां जो हैं इस दृश्य को और भी ज्यादा क्या कर रही हैं, खूबसूरत बना रही हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। इस पंक्ति को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि
इनकी भव्यता, ग्रैंडर का अर्थ है भव्यता तथा सुंदरता उस तबाही के वैभव से कहीं अधिक है जिसकी कल्पना हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है। आप इंग्लिश में चेक कर लीजिए एक बार। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, है तो एक बार एक पंक्ति फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। अब ये डूम्स शब्द पे थोड़ा सा अपन बात करेंगे। डूम्स किसको कहा गया है? एक्चुअल में ईसाई धर्म में डूम्स डे का जिक्र है, जिसको द डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन क्या होगा कि तमाम जितने भी मुर्दा हैं वो सब जीवित हो जाएंगे और जितने भी जीवित हैं वो सब मर जाएंगे और उसके पश्चात फिर भगवान जो है स्वयं उपस्थित होंगे, प्रकट होंगे और इनका न्याय करेंगे। अर्थात जो हमारे शक्तिशाली माइटी, ठीक है, अभी आपने एक शब्द पढ़ा होगा माइटी डैड, हमारे पूर्वज जो काफी शक्तिशाली थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनका भी उस दिन क्या होगा? न्याय होगा। तो वो दृश्य जो है कितना भव्य होगा, कितना सुंदर होगा, ठीक है। उनको अपनी अपनी स्थिति पर, स्थान पर भेजा जाएगा। तो कहता है ये सौंदर्य उससे भी कहीं बढ़ करके है, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है ये उससे भी कहीं बढ़ करके। अब देखिए कि इनकी भव्यता, अभी जो दृश्य उत्पन्न हुए थे, ठीक है, लिली के फूल, डैफोडिल्स के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, बहती हुई नदियां हैं, भेड़े हैं, आश्रय स्थल है पेड़ों का उनके ऊपर छायादार। तो इनकी भव्यता जो है तथा सुंदरता जो है उस तबाही के वैभव अर्थात डूम्सडे से कहीं अधिक है, उससे भी ज्यादा अच्छी है, जिसकी कल्पना, डूम्सडे किसी ने देखा नहीं है इसलिए सिर्फ उसकी क्या है? कल्पना। तो जिसकी कल्पना हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है, कि वो डूम्सडे जिसकी कल्पना हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए करी है उससे कहीं ज्यादा वैभवशाली और सौंदर्य से परिपूर्ण है ये दृश्य। तो ऑल लवली टेल्स, वो सारी तमाम प्यारी प्यारी कहानियां दैट वी हैव हर्ड, जो हमने पढ़ी हैं, और रेड, जो हमने सुनी है या पढ़ी हैं। हर्ड यानी सुनी है और रेड यानी पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का अर्थ हो गया अमृत, अर्थात यहां अर्थ है सौंदर्य से। तो एंडलेस फाउंटेन वो हमारे लिए क्या है? अनंत स्रोत हैं। किसका? ऑफ फाउंटेन यानी सौंदर्य का। पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, मानो ये सौंदर्य जो है इस जगत का नहीं है बल्कि उस जगत का है, अर्थात स्वर्ग का है, जहां ऊपर से स्वयं देवतागण जो है इस सौंदर्य नामक अमृत को हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। तो देखिएगा कि प्रकृति की यह सुंदरता उन सभी सुंदर कहानियों से जो हमने सुनी है या पढ़ी हैं उनसे भी कहीं अधिक सुंदर है। तो प्रकृति एक अनंत रूप से बहता हुआ फव्वारा है, अर्थात फाउंटेन है। यह स्वर्ग के किनारे से हमारे हृदयों में अमरता का पेय उड़ेल रहा है। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इसका पैराफ्रेज हुआ। अब इसके हम मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेन पॉइंट्स की फटाफट जल्दी से बात करेंगे क्योंकि टाइम एग्जाम के लिए बहुत ही कम बच रहा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा इसको। तो पहला इसका पॉइंट देखिए, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। द beautiful things of nature are permanent source of joy and make our lives sweet। प्रकृति की जो सुंदर चीजें हैं वो हमारे लिए आनंद का एक परमानेंट सोर्स है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये तो पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित हो चुकी है, ठीक है, इतनी चर्चित, इतनी प्रसिद्ध कि अब तो इसको कहावतों के रूप में भी बोला जाने लग गया है, ठीक है। तो तीसरा बिंदु देखिए, इट डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस, ये सौंदर्य जो है ये कभी भी शून्य नहीं होगा, बट इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बल्कि इसका सौंदर्य बढ़ता ही रहेगा। इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। और ये सौंदर्य हमें क्या देगा? इट गिव्स अस साउंड स्लीप एंड गुड हेल्थ, हमें अच्छी नींद और अच्छा स्वास्थ्य देगा। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिर आगे कवि क्या कहता है आपको इस पोएम में? कहता है दुनिया जो है फ्रस्ट्रेशन से भरी पड़ी है, डिसअपॉइंटमेंट से भरी पड़ी है, एंड डर्थ ऑफ नोबल पीपल, डर्थ यानी अभाव, और इसमें अच्छे भले लोगों का अभाव है, ठीक है। फिर अगले बिंदु के तौर पे देखिएगा, दीज मेक आवर लाइफ ग्लूमी एंड सैड, और ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, अच्छे भले लोगों का नहीं होना, ये सब क्या करता है? हमारे जीवन को बहुत ही दुखी और अंधकारपूर्ण बना देता है,
फिर अपनी बात पे वापस आता है, कहता है बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अर्थात सुंदर वस्तुएं जो है, रिमूव द पाल एंड सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, कि सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं जो है हमारे दिलों से सैडनेस को हटा देती हैं, दुख को गायब कर देती हैं। ठीक है, तो नेचर इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। फिर कहता है कि प्रकृति जो है लगातार अनवरत रूप से मनुष्य के लिए सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं अर्थात खुशी का कारण बनता है। हमेशा ये हमें क्या देता है? खुशी देता है। ठीक है, फिर देखिएगा द ब्यूटीफुल थिंग्स आर, अब कवि के अनुसार इस पोएम में अंत में जिन सुंदर चीजों के बारे में बात करता है वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं शीप, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोजेज एंड फॉरेस्ट थिकेट्स, अर्थात शीप यानी भेड़ें, डैफोडिल्स के फ्लावर्स, क्लियर स्ट्रीम्स साफ झरने नदियां, मस्क रोजेस गुलाब के फूल, एंड फॉरेस्ट थिकेट्स और घना जंगल। ठीक है, ये सब सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं इस पोएम में इनका जिक्र किया गया है। दीज थिंग्स सूद एंड मेक अस हैप्पी, ये चीजें क्या करती हैं? हमारे दिलों को राहत देती हैं, एंड मेक अस हैप्पी यानी हमें खुश करती हैं। स्टोरीज ऑफ हीरोज हु हैव डाइड इन पीस ऑफ वॉर आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड हैव ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। कहता है स्टोरीज ऑफ हीरोज, हमारे जो पुरखे रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, हु हैव डाइड इन पीस ऑफ वॉर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो भी क्या है? हमारे लिए खूबसूरत हैं। एंड हैव ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और उनका हमारे ऊपर एक उत्तेजनापूर्ण प्रभाव रहता है। बट अगला अंतिम बिंदु है, बट द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स एंड आर लाइक द इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन। कहता है ये जो हमारे बहादुर योद्धाओं की कहानियां ये भी खूबसूरत हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत क्या है? ब्यूटीज ऑफ नेचर है, लवलियर ज्यादा प्यारी हैं, देन ऑल द लवली टेल्स, इन प्यारी कहानियों से भी ज्यादा प्यारी हैं, एंड आर लाइक द इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, और हमारे लिए उस स्वर्ग से इमोर्टल ड्रिंक अर्थात अमृत के समान है। तो ये आपका पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन रहा। इसी के अंदर आपका सेंट्रल आइडिया भी छिपा पड़ा है, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल भी छिपा पड़ा है, आपकी थीम भी छिपी पड़ी है। तो यहाँ पर मोटे तौर पे एक तरह से हमने क्वेश्चंस को भी एक तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ पे साथ पे डिस्कस किया है। अभी मैं जो मूल उद्देश्य है जो अब मैं लेकर के आया था वो है आपका इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। तो अब आपको अपनी बोर्ड की कॉपी के अंदर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कैसे लिखना है, अर्थात एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। और इस तरह से आपको लिखना है कि आपके 6 में से 6 मार्क्स जो हैं उसमें से आए, पूरे में से पूरे आए। तो देखते हैं, पहले मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ मैं चूज कर लेता हूँ। तो मैंने इसका जो पहला स्टेंजा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अर्थात कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है वो हमेशा के लिए हमें खुशियाँ देती हैं। इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेस, यदि वो वस्तु सुंदर है तो उसकी सुंदरता में हमेशा बढ़ोतरी ही होती रहेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका सौंदर्य कभी भी शून्य नहीं होगा। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि वो सौंदर्य तो हमारे लिए एक शांत लता कुंज की तरह से काम करेगा। एंड ए स्लीप, और वो सौंदर्य क्या देगा? एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें अच्छी नींद देगा। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बहुत ही सौम्य हमारे लिए रहेगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमें कैसे लिखना चाहिए। तो देखते हैं, अब एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो स्टेंजा दिया गया है उसके प्रथम 2 शब्द अ थिंग, जैसे ये रहा, अंतिम 2 शब्द क्वाइट ब्रीदिंग, इनको आप लिखेंगे और विद इन इन्वर्टेड कोमास इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद में आप चाहे तो एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं और चाहें तो ना छोड़िए, जैसे मैंने यहाँ नहीं छोड़ी है। पिछली वाली पोएम को जब मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ मैंने एक पंक्ति खाली छोड़ी थी इसमें। तो अब आप इसमें अपनी हेडिंग बनाएंगे रेफरेंस, क्या लिखेंगे आप? रेफरेंस। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये पोएम किस टोन में लिखी गई है, किस तरह की पोएम है, ठीक है। तो वहाँ से आप इस पोएम की जो विशेष बात है उसको आप लेकर के आए, और वो आपकी इस
पोएम की जो पंक्तियां हैं, स्टेंजा की जो पंक्तियां हैं, उनकी भी विशेष बात रहेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या चूज किया है कि दिस ब्यूटीफुल, दिस लाइन्स लिखने की बजाय आप लिखिए दिस ब्यूटीफुल लाइन्स। अब ब्यूटीफुल होने के अलावा और क्या है, थॉटफुल भी है, विचारपूर्ण भी है, एंड फिलोसॉफिकल लाइन्स, इसमें एक दर्शन भी इसने छिपा रखा है, ठीक है, गुड संदेश जो है वो हमें यहां पर देने की कोशिश करता है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, दिस ब्यूटीफुल, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल लाइन्स। आप चाहें तो इनमें से दो शब्द चुन सकते हैं, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल में से आप एक ले लीजिए, दूसरा एक आप ब्यूटीफुल ले लीजिए, इनमें से कोई सा भी शब्द आप रख सकते हैं, चाहे तो तीनों भी रख सकते हैं। आर टेकन फ्रॉम भी लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भी लिख सकते हैं। मैंने उन विद्यार्थियों को लिखा है, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि एक्सट्रैक्टेड लिखना चाहिए, तो कहीं ने कहा सर टेकन शब्द नहीं लिख सकते क्या, तो भैया लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा था कि ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा उसमें फील होगा, तो आप टेकन भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। तो हमने क्या लिखा है, दिस ब्यूटीफुल, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको ब्लैक पेन से लिखिए, टाइटल है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में आप इसको बंद कीजिए, फिर आप लिखेंगे कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स कौन है, पोइट कौन है, उसकी विशेषता यदि कुछ है तो बता दीजिए। बिल्कुल है भैया, ये ब्रिटिश पोइट है। आप थोड़ा सा आगे चलें तो ब्रिटिश रोमांटिक पोइट भी लिख सकते हैं। जैसे जब मैंने पोएम ओपन करी थी तो मैंने आपको बताया था, इस लाइन को आप गौर से देख लीजिए, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो आप इसको ब्रिटिश पोइट या ब्रिटिश रोमांटिक पोइट भी इसको लिख सकते हैं। फिर एक खास बात आप जरूर लिखना है इस पोएम के बारे में, सिर्फ इस पोएम के बारे में, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पोएम जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये एंडीमियन नाम से एक बड़ी पोएम है, उसका एक हिस्सा है। तो आप इस बात को लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा, आपको अच्छे से मार्क्स देगा, पूरे में से पूरे आपके मार्क्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। द पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज पोएम एंडीमियन, कि पोएम जो है, ये जो जॉन कीट्स है, इसकी एक अन्य पोएम एंडीमियन का एक अंश है, एक्सट्रैक्ट है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहां पे, ये रहा। रेफरेंस में, दीज ब्यूटीफुल, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, अ ब्रिटिश पोएट। द पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज पोएम एंडीमियन। क्लियर। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। तो जैसा कि मेरा मानना है विद्यार्थियों के लिए कि कॉन्टेक्स्ट आपको एक ऐसा चूज करना चाहिए जो कि ये जो पोएम है इसमें से कोई भी स्टेंजा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे दे, उस पर वो लागू हो जाए, ताकि आपको एक अलग से बार बार हर स्टेंजा के लिए अलग अलग आपको कॉन्टेक्स्ट याद नहीं करना पड़े। और इसका एक फायदा भी रहेगा, यदि आप एक ही कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं तो थोड़ा बड़ा भी कर पाएंगे, प्लस वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इस पोएम का सारांश कम शब्दों में। तो एक तरह से वो इसका सेंट्रल आइडिया भी हो गया, वो उसकी थीम भी होगी, तो आपके 2-3 प्रश्न भी इस पर आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो देखिए यहां पर हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, यहां पे थोड़ा सा इसको अपने मतलब जितना ही कर लेते हैं एक बार। अभी आपको दिख रहा होगा, अभी देखिए, अब आप देखिए कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या लिखा है। द पोएट प्रेजेस द ब्यूटीफुल थिंग्स, कवि क्या करता है, सुंदर सुंदर जो चीजें हैं उनकी प्रशंसा करता है। फॉर देयर परमानेंस, किस बात के लिए करता है, उनकी परमानेंस के लिए करता है, उनकी एवरलास्टिंगनेस जो क्वालिटी है, ठीक है, कि ये सदैव रहेंगी, इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करता है। एंड द जॉय, और वो खुशी, दे प्रोवाइड,
और वो खुशी जो सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं हमें उपलब्ध करवाती है, देती हैं, उसकी वजह से ये कवि क्या करता है, सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करता है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा ही खुशी प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। कुछ भी कोई सा भी स्टेंजा दे दे, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल आपका इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। अब एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में जो पंक्तियां दी जाती हैं, एक मिनट, देख पा रहे होंगे भी आप इसको। एक्सप्लेनेशन, जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों का क्या अर्थ है, शब्दार्थ, और चाहे तो आप भावार्थ भी थोड़ा लिख सकते हैं। इतना आप लिख देते तो आपका काम हो जाता है। तो देखिए, कीट्स सेज, इन पंक्तियों में कीट्स क्या कहता है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज परमानेंट, कि कोई वस्तु सुंदर है तो परमानेंट है। इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहता है। विद द अपकमिंग टाइम, वक्त के साथ। इट इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय फॉर अस, और ये सौंदर्य जो है हमारे लिए अनंत खुशियों का स्रोत रहता है। इवन इट सूथ्स अस व्हेन वी आर इन सोरोज एंड ग्रीफ, और जब हम दुख में होते हैं तो ये सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं जो है हमें क्या करती हैं, हमें इन दुखों से राहत दिलाती हैं। इट गिव्स अस अ स्वीट स्लीप, हमें अच्छी नींद देती है, एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देती है, विथ क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी सांसों के साथ में। अब ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। अब एक चीज एक्स्ट्रा जो हम इनमें ऐड करते रहते हैं वो है आपका क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स हर पोएम के साथ, हर पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना है। तो देखिए, पहला क्रिटिकल कमेंट क्या है, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक एंड फिगरेटिव। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि भाषा जो है बहुत ही प्रतीकात्मक है और फिगरेटिव है, अर्थात इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच को काम में लिया गया है। तो हर पोएम में ऐसा है, तो हर पोएम पर ये लागू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल इज ल्यूसिड एंड ब्यूटिफुल, और इसकी जो शैली है बहुत ही सरल, सुस्पष्ट और सुंदर है। तो ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आपको पूरे पेज में, फुल पेज में आपको इसको लिखना है, आधे पेज में नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छे से आपको हैंडराइटिंग को काम में लेते हुए आपको उसको लिखना है। बीच में कहीं कोई गलती हो जाए तो इस प्रकार से आप बॉक्स में बंद करके फिर आप उसको अच्छे से काट दें, इसको कोई बुरा नहीं है इसमें। ये सारी बातें मैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, माई मदर एट 66 उसका वीडियो पहले आ ही चुका है, और कल आपके सामने एक अन्य पोएम का वीडियो जो है विद एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आऊँगा। तो आज इस पोएम में हमने, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि एंडिवियन नाम से एक बड़ी पोएम है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, उसका पैराफ्रेज भी थोड़ा सा अपन ने किया है, और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी मोटे तौर पे देखा जाए तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब साथियों यो है कि आप चाहे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। स्टूडेंट हैं तो अपने साथियों के साथ में इसको बांटिए, शेयर कीजिए, उनको दिखाइए, बताइए कि इस तरह का वीडियो है जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरे से पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हेल्प हमें मिलती है इस तरह की वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए। इस तरह के हम और भी वीडियोस जो है आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से ड्यूटी निभाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से कल से। थैंक यू।